मीर जाफर 1763 से 1765। मीर जाफर के समय 1700 मीर जाफर के समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफर के समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम शामिल था। युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुआ और अंग्रेजों ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट से इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। बंगाल का अपदस्थ नवाब रहता है मीर कासिम। नजमुद्दौला 1765 से 1766। मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात उसके अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया जाता है गया और इसी नवाब के समय इलाहाबाद की संधि होती है, जिसे क्लाइव को लंदन से बुलाया गया था। जो इलाहाबाद की संधि होती है उसमें नजमुद्दौला रहता है, जो मीर जाफर किया गया रहता है पुत्र बेटा रहता है छोटा सा। इलाहाबाद की संधि 1765। हस्ताक्षर करने वाले पे कौन थे? अंग्रेज थे, अवध के नवाब थे, मुगल सम्राट थे, बंगाल का नवाब था। अंग्रेज में क्लाइव, जिसको लंदन से बुलाया गया है। अवध का नवाब कौन है? शुजा-उद-दौला है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है और बंगाल का नवाब कौन है? नजमुद्दौला। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है और बंगाल का नवाब नजमुद्दौला है। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। किसका? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब उस समय जो संयुक्त प्रांत है। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को ब्रिटिश जो 26 लाख रुपए देगा मुगल सम्राट को, तो वो कहाँ से लेके के देगा? तो बंगाल के नवाब से, ठीक ना, वो खुद भी नहीं दे रहा है। अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र लिया गया। कड़ा भी यूपी में ही है शायद। अवध के नवाब से कड़ा, देखो अब क्या है, बंगाल मीर कासिम लड़ा है, तो मीर कासिम इसको देगा 26 लाख रुपया। अवध में ये है शुजा-उद-दौला है। तो ये है, और कड़ा क्षेत्र कहाँ का है? कड़ा भी शायद यूपी में ही था। कड़ा यूपी में है और हट जाने के रूप में अंग्रेजों को अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त हुए और अंग्रेजों ने अवध के नवाब से 50 लाख रुपए प्राप्त किया। अंग्रेजों ने अवध के नवाब से वादा किया कि अगर कोई शक्ति अवध पे आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च अवध का नवाब उठाएगा। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से अंग्रेज भारत के वैध शासक हो गए। अब वे बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट द्वारा अधिकृत किए गए। इस तरह बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय ने उन्हें भारत में वैधता प्रदान की और यहाँ से अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब बंगाल की लूट को संस्थागत आधार मिला। वस्तुतः यह लूट प्लासी के युद्ध के विजय के शुरू हुई थी। इस दृष्टि से बक्सर युद्ध ने प्लासी के निर्णय की पुष्टि कर दी।
यह लूट प्लासी के युद्ध से विजय, इसलिए बक्सर की युद्ध को एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। बंगाल का शासन कौन था? नवाब था, और नवाब उत्तरदायित्व रखता था किंतु शक्ति नहीं थी। राजस्व के संबंध में निर्णय लेता था दीवान। अंग्रेजों को यह अधिकार मिला। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, उत्तरदायित्व नहीं थी। ठीक है ना, पावर उसके पास नहीं है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इसके पास क्या है ना कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और लेकिन रियल पावर इन्हीं के पास है, अंग्रेजों के पास। बंगाल द्वैध शासन यही मतलब पैसा हम कलेक्ट करें और शासन आप करें, मतलब आप देख रेख कीजिए, सब चीज़ करिए, लेकिन पैसा हम कलेक्ट करें। बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की स्थापना की, जो 1772 तक चला, और इसी व्यवस्था के तहत दीवानी अधिकार कंपनी के पास आ गया, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को दिया गया। इस प्रकार एक ही प्रांत पर दो शक्तियों के शासन मौजूद थी। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी इक्वालिटी में लिखने को पूछा है, मतलब वही डायरार्की का मीनिंग। ठीक है, यानी मतलब ये जो शक्ति का विभाजन। अंग्रेजों के पास वास्तविक शक्ति थी, जबकि नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व थी। द्वैध शासन लागू करने के कारण कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता। इससे अंग्रेजों के आर्थिक लाभ बाधित होते, अतः आर्थिक लाभ देने के लिए द्वैध शासन को लागू किया गया। कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ा। इससे अंग्रेजों को आर्थिक लाभ बाधित होते, अतः आर्थिक लाभ के कारण द्वैध शासन को लागू किया गया। प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भय था। वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था, अतः संघर्ष से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए द्वैध शासन लागू किया गया। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है कि एक बार यूपीएससी ने पूछा डायरार्की का मतलब क्यों होता है, तो फिर मतलब उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, डायरार्की आखिर क्यों लागू किया। डायरेक्ट शासन कर लेता तो कंपनी द्वारा बंगाल की सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने से उन्हें जन असंतोष का सामना करना पड़ता था। यदि प्रत्यक्ष हम डायरेक्ट नियंत्रण करते तो हो सकता है जनता उग्र हो जाती, इससे अंग्रेजों को आर्थिक लाभ बाधित होता। तो आर्थिक लाभ के लिए द्वैध शासन लागू किया, और प्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा सत्ता हाथ में लेने पर बंगाल में मौजूद अन्य यूरोपीय शक्तियों का विरोध का भय था। ठीक है, और अन्य यूरोपीय शक्तियाँ भी कर सकती थी, अतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर संघर्ष हो सकता था। संघर्ष से बचने के लिए द्वैध शासन, और अब फिर जब वहाँ पे और यूरोपीय कंपनी को पता चलता है तो सरकार टैक्स उसको बढ़ाती थी, इसलिए भी किया। मतलब एक तो यहाँ भी नहीं, इंडिया में नहीं हो बाधित उसका, और ना वहाँ पे यूरोप में हो। अगला क्या कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए यदि कंपनी बंगाल की सत्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में लेती तो ब्रिटिश संसद कंपनी मामले में हस्तक्षेप करते हुए उस पर नियंत्रण बढ़ा सकती थी। ठीक है, तो एक अन्य यूरोपीय कंपनियां और साथ में ब्रिटेन, मतलब ये सब आप रीजन दे सकते हो। द्वैध शासन के परिणाम क्या है कि कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्व न होने की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, जिससे बंगाल अव्यवस्था फैली। कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से राजस्व का निर्धारण किया गया, किसानों की स्थिति दयनीय हो गई, और द्वैध शासन 1764 में भू राजस्व की राशि 80 लाख रुपए थी, जो कि यही राशि मतलब
तो जो 64-65 में लागू होता है जो द्वैध शासन, ठीक है ना, 64-65 में इसको लागू किया गया जब, और ये अंत होता है कब तक, 1765 ईस्वी में स्टार्ट होता है, 1772 तक चलता है। तो लेकिन जस्ट 2 साल बाद ये 149 करोड़ हो जाता है, ठीक है ना। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अत्यधिक बल देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रत्यक्ष रूप से क्लाइव लगाता है और वारेन हेस्टिंग्स उसको समाप्त करता है, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की, और इस तरह पलासी से शुरू बंगाल पर नियंत्रण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो इसको वारेन हेस्टिंग्स 1772 में क्या करेगा, समाप्त कर देगा। मैसूर में क्या था, विघटन के पश्चात मैसूर में ओडियार वंश का शासक था, चिक्का कृष्ण राज था, ठीक है। और ये सेनापति इसके कौन थे, देवराज। वित्त मंत्री नंदराज, इसी के यहाँ हैदर अली सैन्य सेवा में था। हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर की सत्ता प्राप्त की। निजाम हैदराबाद में मैसूर मराठा, फ्रांसीसी बसी तिमाहे था, और त्रावणकोर ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र थे। मद्रास ब्रिटिश था, यहीं पे पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस था, माई में भी फ्रांस। पौंडीचेरी में भी फ्रांसीसी है, ठीक है, और फ्रांसीसी माय में, ठीक है। तो मैसूर में क्या था कि ओडियार वंश का शासक जो था ना, वहाँ किस मैसूर मतलब हैदराबाद ऊपर है, और चिक्का कृष्ण राज, सेनापति इसका देवराज है, वित्त मंत्री नंजय, इसी के यहाँ हैदर अली सैन्य सेवा में था। हैदर ने 1761 ईस्वी में मैसूर की सत्ता, देखो मैसूर में ओडियार वंश का शासन था, वहाँ का राजा जो था वो चिक्का कृष्ण राज था, उसी के यहाँ था देवराज, और एक वित्त मंत्री उसका था, वित्त मंत्री का नाम है नंदराज। तो वित्त मंत्री के यहाँ हैदर अली था, जो जिसको 1761 ईस्वी में मैसूर का ये राजा बनता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से होता है, तो 1767 से 1769, 2 वर्ष चलता है लगभग, और मतलब 68-69 तक। और फिर उसके बाद द्वितीय होता है 80 से 84, मतलब द्वितीय 4 साल चलेगा, और 80 से 84 तक, और ये वाला चलेगा 1767 से 1769। 1780 से 81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था। क्यों संकट का वर्ष था, क्योंकि भारतीय परिस्थितियां अंग्रेजों के विरुद्ध प्रतिकूल थी। अंग्रेजों का मराठा के साथ भी युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। 1775 इधर मराठा वार भी होता है, अब मैसूर के भी साथ, तो मतलब 1780 से 81 के बीच इसलिए हो जाता है कि अंग्रेज क्या है, तो इधर मैसूर भी संघर्ष कर रहा है, और मराठा के भी साथ संघर्ष हो रहा है, मराठा के भी साथ संघर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात करें तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज पराजित हो रहे थे, ठीक है ना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी उसी समय 1701 मिनट देखती हूँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज पराजित हो रहे थे, और अमेरिका, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड था, ठीक है ना, मतलब एक तरफ था और ब्रिटिश एक तरफ था। तो अंग्रेज पर, क्योंकि अंग्रेज है, फिर फ्रांस, अंग्रेज एक तरफ है, उस तरफ है अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, ये सब एक तरफ है। अतः मैसूर मराठा निजाम, ठीक है ना, और वर्सेस अंग्रेज का विद्रोह। इधर में कौन है, मैसूर भी है, मराठा भी है, और निजाम भी है, और उधर अंग्रेज। तो इसलिए 1781 का जो टाइम है वो अंग्रेजों के लिए थोड़ा भारी है। बंगाल और बम्बई के अंग्रेज अधिकारियों के बीच तनाव व्याप्त था, ठीक है। बंगाल और बम्बई के अंग्रेज अधिकारियों के बीच तनाव व्याप्त था। ये भी एक रीजन है कि बंगाल और बंगाल है, और जो बम्बई है उसके
अंग्रेज अधिकारियों में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 तक होता है, जिसमें अंग्रेज मराठा निजाम वर्सेस मैसूर है, ठीक है, 1790 से 92। फिर ये 2 साल चलता है। तो अंग्रेज है, मराठा है, निजाम है, और वर्सेस इधर में मैसूर है, ठीक है ना, मैसूर के साथ हो रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? 1761 ईस्वी में 1767 से 1769 तक चला है। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बनता है और इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया। और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ, जो अंततः मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए वापस कर दिए और अंग्रेज ने मैसूर की आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वादा किया। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना और इसने फ्रांसीसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाया और ब्रिटिश विरोधी नीति अपनाई। फलतः अंग्रेजों के साथ उसका युद्ध हुआ और जो अंततः मद्रास के संधि के साथ समाप्त हुआ। और इसी संधि के तहत दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिए तथा अंग्रेजों ने मैसूर की आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देने का वादा किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। 1771 ईस्वी में जब मराठा ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता नहीं की, अतः मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ। फलतः मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस समय ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका के साथ फ्रांस दे रहा था। अमेरिकी स्वतंत्रता के दौरान इस समय ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिका का साथ फ्रांस दे रहा था और अतः ब्रिटिश से फ्रांसीसी संबंध तनावपूर्ण थे। ऐसे में भारत स्थित दोनों कंपनियों के बीच में तनाव बढ़ा। इसी क्रम में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर नियंत्रण का प्रयास किया, जो हैदर के संरक्षण में था। अंततः हैदर के साथ मैसूर का युद्ध शुरू हुआ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसी युद्ध में थोड़े समय के लिए मैसूर, निजाम और मराठा का त्रिगुट अंग्रेजों के विरुद्ध बना और इस तरह 1780 से 81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष था। अर्थात भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अंग्रेजों के प्रतिकूल थी। वस्तुतः इस समय भारत में मराठों के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था, जहां अंग्रेजों की पराजय हुई थी। साथ ही इन्हीं मराठों के मुद्दे पर बम्बई और बंगाल के अधिकारियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच भी मतभेद था, क्योंकि उस समय में का मराठा बहुत स्ट्रांग था। जहां फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन भी ब्रिटिश, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, ठीक है ना, फ्रांस और हॉलैंड है ना, फ्रांस है और हॉलैंड है। स्पेन भी ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिकी का साथ दे रहे थे। इस तरह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ब्रिटिश के प्रतिकूल थी, किंतु भारत में मौजूद ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इस संकट का समाधान निकाला। उसने निजाम और मराठों को अपने पक्ष में किया, परंतु मराठों के साथ सलबाई की संधि कर 1719 युद्ध से अलग कर दिया। मराठा के साथ इसको निजाम और मराठा को अपने पक्ष में कर लेता है और मराठों के साथ सलबाई का संधि कर लेता है और उन्हें युद्ध से अलग किया। अंततः युद्ध में हैदर को पराजित किया। हैदर की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान शासक बना और उसने युद्ध जारी रखा। अंततः 1784 ईस्वी में मद्रास के ब्रिटिश गवर्नर मैकटर्नी इसके सहयोग से मंगलोर की संधि 1784 के साथ युद्ध समाप्त हुआ।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक होता है। इसी समय बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था और टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के संबंध बनाए हुए था। दूसरी तरफ कॉर्नवालिस ने मित्र राज्यों की सूची में मैसूर का उल्लेख नहीं किया और दोनों के बीच तनाव बढ़ा। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर टीपू ने हमला किया तो मैसूर एवं अंग्रेजों के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी तरह जब ब्रिटिश संरक्षित राज्य त्रावणकोर पर इसी युद्ध में निजाम मराठा और अंग्रेजों का त्रिगुट मैसूर के विरुद्ध बना। युद्ध में टीपू पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी और इसी संधि के तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और उस युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में एक बड़ी धनराशि टीपू को आरोपित की गई और अंग्रेजों को टीपू के दो पुत्र को बंधक में रखा। इस तरह मैसूर की शक्ति को कमजोर कर दिया गया और इसी संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पूर्णतः कमजोर कर दिया। वस्तुतः यदि कॉर्नवालिस संपूर्ण मैसूर राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेता तो उसने युद्धकालीन मित्र मराठे और निजाम को अधिक क्षेत्र देना पड़ता। इससे वे शक्ति संपन्न होकर अंग्रेजों के लिए चुनौती बन सकते थे। इसी चुनौती से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने टीपू के साथ संधि कर उसका आधा राज्य वापस प्राप्त कर उसका आधा राज्य प्राप्त कर उसे कमजोर बना दिया और साथ ही अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। इसी दृष्टि से श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस की दूरदर्शितापूर्ण कदम था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इसी समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली है और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ संबंध बनाए हुए था। तो दूसरी तरफ फ्रांस के नेपोलियन का यूरोप में साम्राज्यवादी विस्तार हो रहा था। अतः अंग्रेजों को अपने भारतीय उपनिवेश की सुरक्षा की चिंता हुई। ऐसी स्थिति में वेलेस्ली ने फ्रांस से संबंध बनाए रखने वाली इस शक्ति को समाप्त करना चाहा। इसी क्रम में मैसूर पर हमला कर टीपू सुल्तान को समाप्त किया और मैसूर के एक छोटे से भाग पर पुराने ओडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को गद्दी पर बैठाया और उससे सहायक संधि कर ली। मैसूर विजय के उपरांत वेलेस्ली ने कहा कि पूर्व का साम्राज्य भारत अब हमारे कदमों में है। टीपू सुल्तान फतेह अली 1750 से 99। टीपू सुल्तान ने फ्रांस के क्रांतिकारी संगठन जैकोबियन का स्वयं को सदस्य बताया और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित किया और टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति का नींव मानता था। अतः टीपू ने यूरोपीय के समान ही व्यापारिक कंपनियां गठित करने का प्रयास किया और विभिन्न देशों में दूत भेजकर व्यापारिक संबंध बनाने के प्रयास किए। टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए कहा कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जीना। किंतु टीपू सुल्तान कूटनीति की कुशलता के दृष्टिकोण से कमजोर था। अतः वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सका। मराठा में छत्रपति उस समय राजा को कहते थे और पेशवा प्रधानमंत्री को कहते थे। शिवाजी 1627 से 1680 तक, इसके पुत्र थे संभाजी 1680 से 89 तक और राजा राम जो थे 1689 से 1700 तक थे। ठीक है, अब देखो 2 पुत्र हैं, उसकी पत्नी है। औरंगजेब ने इन्हें मारकर उनके पुत्र शाहू को मुगल कैद में रखा, संभाजी को, और 1707 ईस्वी में अंग्रेज की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात बहादुर शाह प्रथम शासक बना और इसने शाहू को कैद से आज़ाद कर देता है।
और जो ये तो संभाजी की कहानी है। और जो राजा राम है, इसकी मृत्यु के पश्चात ताराबाई इसका नेतृत्व संभालती है। साहू 1707 से जब 49 तक रहता है। उसके बाद पेशवा बालाजी विश्वनाथ रहता है 1713 से 20, और ये वंशानुगत क्रम चलता है। उसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम, यही बाजीराव प्रथम वाली मूवी है, 1720 से 1740, और पेशवा बाजीराव 1740 से 1761 उसका पुत्र रहता है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20, 1707 में साहू छत्रपति बना और उसने बालाजी विश्वनाथ का अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। बालाजी विश्वनाथ ने चौथ वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में मुगल अधिकारी सैयद बंधु से संधि पर विशेष अधिकार प्राप्त किए, और इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा पत्र कहा। इस संधि के तहत मराठों के क्षेत्र पर मुगलों ने उन्हें उनके राजस्व अधिकारों की मान्यता प्रदान की और उन्हें दक्षिण के राज्यों पर चौथ वसूल करने का अधिकार दिया। आवश्यकता पड़ने पर मराठे मुगलों की सैन्य सहायता करेंगे, साथ ही 10 लाख रुपए प्रति वर्ष मुगलों को देंगे। इस समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधुओं ने मराठे की सहायता मांगी तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ एवं सेनापति खंडेराव दबादे के नेतृत्व में मराठा सेना दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह फर्रुख यार को मारकर रबी उदर जात का शासक बनाने में सहायता किया। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बाजीराव प्रथम ने मुगलों के प्रति अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी। बाजीराव प्रथम ने एक विशाल मराठा साम्राज्य का निर्माण का लक्ष्य घोषित किया और इसी क्रम में उसने कहा कि मराठा झंडा कृष्णा नदी से सिंध नदी तक फहराया जाएगा। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गोरिल्ला युद्ध प्रणाली का सबसे बड़ा जानकार था और बाजीराव प्रथम ने हिंदू पदशाही का नारा दिया। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की मदद की, फलतः बदले में उसे बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्र जैसे सागर, झांसी आदि प्राप्त हुए। इसी क्रम में उसे मस्तानी नामक कन्या भी मिली। तीसरा कौन था? पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहेब, ठीक है, इसका पुत्र रहता है बाजीराव प्रथम का। इन्हें नारायण को मार दिया, रघुनाथ राव नारायण को मार दिया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। माधवराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय 1795 से 17। अंतिम पेशवा। वो देखो ये पूछता है मराठों में जो होता है ना, भोसले है, सिंधिया है, होलकर है और गायकवाड़ है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ का, ये भी जगह भी पूछता है। पिंडारी मतलब होता है लूट पाट करने वाला। पेशवा बाजीराव नाना साहिब 1740 से 61। 25 मिनट का वीडियो हो गया, अब इसको स्टॉप करते हैं।